हेलो क्लास। कैसे हो आप लोग? देखो, सबसे पहले तो सॉरी बोल देते हैं क्योंकि इतने दिनों के बाद हम आए क्लास लेने और फिर कुछ टेक्निकल एरर आ गया, इस वजह से हमें दोबारा क्लास स्टार्ट करना पड़ा। आज के इस सेशन में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपके वेरियस एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। लाइक अगर आप यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस जैसे अगर आप एग्जाम्स को दे रहे हो तो इन सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सेशन को। ठीक है, अच्छा अशोक देसाई आ गए। गुड आफ्टरनून रितु सॉरी, अशोक देसाई कैसे हो आप? बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें भी होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पूछा क्या गया है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द डायरेक्ट इलेक्शंस वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड अंडर व्हिच लॉ और एक्ट। सिंपल सा सवाल है, पूछा जा रहा है कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया के अंदर कब हुई थी, किस एक्ट के थ्रू हुई थी, बताइए जल्दी से। रितु का कहना है 1892। एक बार और ध्यान से देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखो 1892 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया काउंसिल एक्ट रहा पड़ा। इसके अंदर तीन चीजें हुई थी। पहला, देखो जब हम बजट की बात करते हैं ना, तो बजट के ऊपर डिस्कशन करने का पावर हमें दे दिया गया था। जो काउंसिल है, काउंसिल के अंदर सीट को बढ़ाया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसके अंदर सीट्स को बढ़ाया गया था। और जो ये सीट बढ़े थे तो उस समय क्या हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर बात होती और प्रत्यक्ष इलेक्शन की बात होती तब आप यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के साथ जा सकते थे। चलिए बताइए फिर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका देखो आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, बिल्कुल सही कहा रितु ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1909 का जो एक्ट आया था, जिसको हम लोग मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपने देखा था मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से आप सब जानते हो इसको। और यहाँ पे क्या किया गया था, तो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या किया गया, तो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो भी कहाँ पे, तो प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बेसिकली अगर देखोगे तो एक ब्लूप्रिंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। करीब 75% जो पार्ट है हमारे संविधान का वो यहीं से लिया गया है। चलिए अगले सवाल पे, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज हिंदी नहीं हो पाया क्योंकि हम भी थोड़ी जल्दीबाजी में थे, इसीलिए हिंदी आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट सेशन से मे भी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। दूसरा सवाल आपका है, द फेडरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज। जो 1935 का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमने एक्ट देखा, इस एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो पहली बार ये जो फेडरेशन वर्ड है ये पहली बार यहाँ पे यूज किया गया था। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो फेडरल वर्ड है जो आप यूएसए के अंदर देखते हो, इसे यहाँ पे हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आखिर वजह क्या है उसके पीछे, चलिए ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। पहला क्या है, इट वॉज ऑप्शनल फॉर द इंडियन स्टेट टू ज्वाइन द फेडरेशन। सेकेंड है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, लॉ वगैरह वगैरह। पढ़ो इसको और आंसर करने की कोशिश कीजिए। रितु का कहना है बी। अच्छा, चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल शब्दों में समझो तो रूल ऑफ टू, दो लोगों का रूल यहाँ पे आपको दिखता है। जस्ट लाइक आप यूएसए के अंदर देखते हो कि स्टेट का भी अपना लॉ होता है, और पूरे होल यूएसए के लिए भी एक लॉ वहां पे आपको दिखता है। सिटीजनशिप भी डुअल वगैरह आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने ये बोला था
कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो जो ज्वाइन करने की जब बात की गई तो प्रिंसली स्टेट बाउंड नहीं होंगे इसके लिए, अगर उसका मन होगा तो ज्वाइन करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं ज्वाइन करेंगे। और यही वजह था कि आपने देखा होगा जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल जैसे जो प्रिंसली स्टेट थे उसको हमने फोर्सली इंडियन फेडरेशन के अंदर ऐड किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इजी सवाल था, आपने गलत कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखो 3 लोग तो लाइव हो लेकिन लाइक एक ही आया है, तो प्लीज लाइक भी करते चले सेशन को, ताकि थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। वैसे भी हमने करीब करीब 6 मंथ बाद दोबारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो काफी स्ट्रेस हमारे ऊपर भी है। सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर कौन कौन सी चीजें वहां पे बोली गई थी। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए और एलिमिनेट कीजिए इसको। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके अंदर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी थी वो क्या देखा था? बाई कैमरल लेजिस्लेशन। पहली बार हमने देखा था कि 2 हाउसेस बनाए गए इंडिया के अंदर। ठीक है, ऋतु का आंसर आ गया है, इसका आंसर ए होना चाहिए, 2 ओनली। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। पहला क्या बोला गया है कि डायरकी एट द सेंटर, नहीं सेंटर पे नहीं, सेंटर पे कब डाला गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डाला गया था। इलिमिनेट भी कीजिएगा तो एक आंसर यहां से बाहर हो गया। सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट, अभी हमने देखा था, कब हुआ था? बजट के ऊपर हमने डिस्कस भी किया था, और डिस्कस करने के बाद आप देखोगे सेपरेट कब किया गया था? तो 1909 में किया गया था सेपरेट। तो देखो ये भी नहीं हो सकता, अरे सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये 1919 में किया गया था, तो बिल्कुल सही है, 2 आपका जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये चीज हमें देखने को मिली, और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 1909 के मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म से आपको देखने को मिला था। ठीक है, रितु आपका आंसर सही था, इसका आंसर जो होगा वो 2 ओनली ही होगा। मैं बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया है। हमारा जो प्रियम्बल है इसी का अगर आप देखोगे तो एक एडवांस वर्जन है। ठीक है सर, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना, कल से जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा। आज के सेशन में एडजस्ट कर लो थोड़ा सा आप। सवाल देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन presented by Jawaharlal Nehru in December 1946 is an historic event in the making of the constitution. What did this resolution contain? सिंपल सा आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर आखिर वो क्या है जो इसको खास बनाता है, या प्रियम्बल के अंदर वो क्या है जो इसको प्रीफेस बनाता है हमारे संविधान का, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाता है हमारे संविधान का। पहला क्या है? एबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थर्ड है फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ वन रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ। बहुत आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं इसमें, ध्यान से दीजिए, बताइए क्या होगा। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात की गई है, आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, और यही आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? हमारा प्रियम्बल बन के आ गया। तो बताइए क्या होगा प्रियम्बल के अंदर? हम बेसिकली क्या देखते हैं?
तो क्या देखते हैं, तो फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे संविधान का एक निचोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक समरी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो डेट्स व्हाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। ठीक है, डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवाल पूछा गया है और ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा बलूचिस्तान वाले रीजन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। इधर हमारे यहाँ भी खलिस्तान का मुद्दा उठता जाता है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्या है, ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी विथ रिगार्ड टू द प्रिंसिपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 पॉइंट आपको दिए गए और आपसे ये पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर इनमें से किसको यूज किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, 2 तरह की डेमोक्रेसी है दुनिया में, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। हमारे इंडिया में क्या है, तो इंडिया में हम क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सरकार चलाने का काम करते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आप प्लेबिसाइड करवा लो, रेफरेंडम करवा लो, रिकॉल कर लो, कोई भी इनिशिएटिव जो पब्लिक लेगी सरकार उसी को लॉ बना देती है। ठीक है, अब अगर किसी को प्रॉब्लम है इन वर्ड से तो बता दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए देखो, रेफरेंडम का अगर आपको मतलब समझना है ना, तो डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर क्या होता है, एक लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो वहां पे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है, वो चीख चिल्ला के बोलेंगे हमें ये राइट चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी बोल रही है कि हमें राइट चाहिए, तो वो राइट उनको दे दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड रेफरेंडम। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि जनादेश। आप वहां की पब्लिक से पूछ के, रिप्रेजेंटेटिव जाएगा पब्लिक से पूछेगा, पब्लिक ने हामी भर दी तो वो बिल एक्ट जो भी है पास हो जाएगा। गोवा को हमने इंडिया के अंदर जब मिलाया था पोर्चुगीज के जाने के बाद, तो वहां पे भी हमने यही करा था, प्लेबिसाइट के थ्रू ही हमने गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है और देखो मल्टीपल अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो ना, तो इसमें फायदा ये होता है कि आप वन लाइनर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसीलिए मैं फर्स्ट क्लास था, ज्यादा हेडेक भी नहीं लेना है, आराम से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से हम क्वेश्चन करेंगे आज। सवाल क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए और आपको करेक्ट बताना है कि प्रीएम्बल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। देखो जब भी प्रीएम्बल की बात आती है ना, मैंने आपको कई बार समझाया है, प्रीएम्बल से सबसे पहले हमें किस चीज के बारे में पता चलती है, तो सोर्स ऑफ पावर। हमारे संविधान को पावर कहां से मिलता है, जब भी हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमें स्टार्ट करते हैं। इट मींस जो पावर ऑफ, जो सोर्स ऑफ पावर है हमारे संविधान का, वो कौन है, तो वो हम जो भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। ठीक है, दूसरा क्या आपको दिखता है, तो नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको प्रीएम्बल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा क्या दिखता है, तो कैरेक्टर हमारे संविधान का आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड लास्ट वन क्या है, तो ये है डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 चीजें बेसिकली आपको प्रीएम्बल के अंदर दिखती है और ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रीएम्बल के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको ये 4 पॉइंट पता होना चाहिए। आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका। पहला है प्रीएम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, सेकेंड है प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। एंड लास्ट है इट इज नॉन जस्टिसिएबल और इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्या होगा इसका आंसर, कीजिए जल्दी से।
देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो केशवानंद भारती केस अगर आपको याद हो 1973 का, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि जो प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। साथ साथ ये भी बोला गया था कि प्रियम्बल जो है डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिसिएबल होता है। तो सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है, फोर्थ भी आपका करेक्ट है, थर्ड देखो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने प्रियम्बल को अमेंड करा था, जिसके अंदर हमने सेक्युलर सोशलिस्ट जैसे वर्ड्स को यहाँ पे ऐड किया था। तो अगर आप 2 को और 3 को एलिमिनेट कर देते हैं, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि सोर्स ऑफ पावर हमारे संविधान का क्या है, तो वो प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब देखो अब इससे आसान सवाल तो आने से रहा, इस सवाल को देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। आज फर्स्ट क्लास है, कुछ बच्चे लाइव हुए लेकिन एक दो प्रॉब्लम हो रही थी कि आवाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। दूसरा ये भी है कि सिर्फ इंग्लिश होने की वजह से भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको बाइलिंगुअल एक्चुअली चाहिए होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी हो, जो भी क्वेश्चन का मोड हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्या पूछा गया है कि द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू। तो पहले शेड्यूल के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट 1 भी आपको दिखता है, और पार्ट 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली वहां पे हमारे देश को, हमारे स्टेट को डिफाइन किया गया, उसके नाम को डिफाइन किया गया। तो अगर आप देखोगे तो नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द यूटीज बिल्कुल सही है। सिटीजनशिप की बात करें तो ये देखो पार्ट 2 के अंदर आपको दिखता है, कहाँ दिखता है, तो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो होगा नहीं, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आपको ये चीजें दिखती है, तो इसको आप वैसे ही एलिमिनेट कर देते। लास्ट है फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ये देखो कहाँ पे दिखता है, तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखता है, जहां पे एमपी एमएलएज के ओथ की बात की जाती है। तो दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए ना, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 1 एंड 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अभी हमने वहां पे सिटीजनशिप की बात की और यहाँ सिटीजनशिप के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ गया, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। In India, the Citizenship Act of 1955 prescribed which of the following ways to acquire citizenship? पूछ रहे 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके थ्रू कितने प्रोसेस बताए गए हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के। मैंने आपको अभी भी समझाया था, हमारे संविधान के पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 5 to 11 के बीच में ये सिटीजनशिप से ही रिलेट करेगा, ठीक है। तो बताइए इंडिया के अंदर अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आप कितने तरीकों से यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हो। पहला है देखो बाय बर्थ, अगर आप यहाँ पैदा होते हैं, अगर आपके एंसेस्टर्स इंडियन हैं, अगर आपके माँ बाप इंडियन से आप पैदा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक तो ये हो गया बर्थ। दूसरा क्या है बाय नेचुरलाइजेशन, अगर आप 7 सालों तक इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। बाय डिसेंट भी मिलता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है, अगर हमने सिक्किम को एक्वायर किया, हमने गोवा को एक्वायर किया, तो जब हमने इन सारे स्टेट्स को एक्वायर किया तो यहाँ पे जितने लोग थे ये डायरेक्टली क्या हो गए, इंडिया के सिटीजन बन गए, ठीक है। और बाय रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर सकते हो आप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। अभी रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में, जिसके अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब में रहने वाले कुछ 6 कम्युनिटी को इंडिया के अंदर सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई थी,
जिसके अंदर आपको हिंदू दिखेंगे, पारसी दिखेंगे, बौद्ध, जैन, ये सब दिखते हैं, जिनको सिटीजनशिप के लिए अलाउ कर दिया गया है। रीजन है वहां पे माइनॉरिटी है बहुत ज्यादा, उनको सप्रेस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के ये सेफ फील करते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सर्सन रीजन का सवाल है। सबसे ज्यादा गलतियां अगर किस कहीं पे करते हैं बच्चे, तो ये सर्सन रीजन के सवाल में करते हैं। आपको स्टेटमेंट, अगर दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं तो एक्सप्लेनेशन सही होगा या गलत होगा इसकी कोई गारंटी है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को, असर्शन क्या कह रहा है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। रीजन क्या दिया है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स। अभी कुछ देर पहले हमने फेडरेशन की बात की थी, फेडरल कैरेक्टर की बात की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर फेडरेशन की बात की गई थी, फेडरल स्टेट की बात की गई थी, जितने प्रिंसिली स्टेट थे उनको एक करने की बात की गई। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या उन्होंने रख दिया था कि वो ऑप्शनल था, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते इंडियन फेडरेशन में मिलने के लिए, ठीक है। तो जब हमने संविधान लिखा तो हमारे संविधान को क्वासी फेडरल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमने ये बोला कि आप जुड़ेंगे लेकिन आप हमसे अलग नहीं हो सकते, आपके पास ये राइट नहीं है कि आप हमारी यूनियन से अलग हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। और ये देखो, ये भी अगर रीजन देखोगे तो फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, ये भी 100% करेक्ट है। हमने प्रिंसिली स्टेट को बोल दिया हमारे को ज्वाइन कर लो, बहुत सारे थे मना किए थे, भोपाल रियासत, सैफ अली खान को तो आप लोग जानते हो, उनके दादा थे नवाब पटौदी, इन्होंने बोला था हमको या तो अकेले रहना है या पाकिस्तान जाना है। सेम थिंग हुई थी हैदराबाद के साथ भी, जूनागढ़ के भी राजा ने बोला था कि हम जो है अकेले रहेंगे, हम आपके यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर आपने देखा था कि भोपाल को भी हमने उनसे छीना, ऑपरेशन पोलो चलाया गया ताकि हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया जा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 3 authorizes the parliament to reorganize the state. With this authority the parliament can, देखो जब भी स्टेट्स की बात आती है, नए स्टेट की बात आएगी तो आपको दो आर्टिकल हमेशा याद रखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। जब भी बात हो आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 के अंदर क्या होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। बिल्कुल नया स्टेट बना रहे हैं, जस्ट लाइक अगर हम कहीं से किसी को एक्वायर कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आर्टिकल 2 का यूज किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंदर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट जो है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर अगर हम उसके बाउंड्रीज को अल्टर कर रहे हैं, उसके एरिया को अल्टर कर रहे हैं, वहां पे जो हम चेंजेस लाएंगे वो आपको आर्टिकल 3 के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 2 किससे रिलेट करेगा, तो नए स्टेट से, और आर्टिकल 3 किससे रिलेट करेगा, तो जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो बताइए पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो क्या है, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, देखो बिल्कुल सही है। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज सुना होगा, केरला ने अपना नाम बदलकर केरलम रख लिया, उसने केरला में एक एम लगा दिया, एक्स्ट्रा केरलम कर दिया। अब स्टेट के अंदर तो ये बिल पास हो गई, लेकिन चूंकि सेंटर में पास नहीं हो रहा था इसीलिए ये नाम अभी तक उसका हो नहीं पाया। तो ये भी बिल्कुल कर सकता है, किसी भी स्टेट के एरिया को घटा भी सकता है और किसी भी एरिया को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा बिहार के कुछ रीजन को वेस्ट बंगाल को दे दिया गया, वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन को बिहार में दे दिया गया, महाराष्ट्र के कुछ रीजन को कर्नाटका को ट्रांसफर किया गया। तो वो ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहती है।
और ये सब किससे करेगी? तो सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। क्योंकि जब ये बिल पास होगा, तो बिल पास कैसे होगा? तो सिंपल मेजोरिटी से ये सारे बिल्स हमारे पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंपल मेजोरिटी से इस तरह के सारे बिल्स पास होंगे वहां पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, अगर उस समय भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बस गलत नहीं होना चाहिए। देखो, और क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हो, हम डिस्कस भी कर रहे हैं साथ साथ। और ये सब बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन है। आर्टिकल 13 के बारे में पूछा गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 के अंदर बेसिकली लॉ को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इस लॉ की सिंपल सी बात है, आप समझो, कोई भी लॉ, कोई भी रूल हो, लॉ हो या एक्ट जो हमारे संविधान के अंदर या हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर बन रहा है, ठीक है, अगर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, क्या करेगा? फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की यही डिफिनीशन है। अगर कोई भी लॉ हो, एक्ट हो, ऑर्डिनेंस हो, अगर वो किसी भी तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 13 के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखेगी? ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर, ठीक है। लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर्स, नोटिफिकेशंस बाय द एग्जीक्यूटिव या बाय लॉज। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, ऑर्डिनेंस कब बनाया जाता है? जब हाउस, पार्लियामेंट का जो हाउस है वो वर्क ना करे, उस समय अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस समय प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए और गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। करीब 6 मंथ का इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये 6 मंथ का होता है, ठीक है। 6 मंथ के अंदर आपको ऑर्डिनेंस को एक एक्ट बनाना पड़ेगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। तो अगर प्रेसिडेंट जो है ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होते हैं देश के, और गवर्नर जो है वो किसी स्टेट के अंदर सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है, तो क्या होगा? बिल्कुल ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट लॉ बना सकती, इतने सारे अमेंडमेंट आपने देखा है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? इसके अंदर बिल्कुल आ जाएंगे। नोटिफिकेशंस बाय एग्जीक्यूटिव, अब देखो फेस्टिवल के टाइम पे क्या बोला जाता है कि घर से बाहर मत निकलो, या कोरोना के टाइम पे हमने देखा था कि लॉकडाउन लगा दिया गया था, राइट। तो ये सारे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो भी ये लॉ के डिफिनीशन के अंदर आ जाएंगे। और बाई लॉज, बाई लॉ तो आपको पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हाईएस्ट सुप्रीम लॉ बॉडी है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। देखो कितना बेसिक से क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक के सवाल थे ये, बट आप लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा पेचीदा है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है। लिखने का तरीका जो है इसका वो थोड़ा सा अलग हो गया। क्या पूछ रहे? देखो, इन द इंडियन कंटेक्स्ट which of the following laws or program are or were formulated by successive government in order to implement directives as under part 4 of the Indian Constitution? सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखो डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आपको पता है ये क्या है? ये नॉन जस्टिसिएबल है। क्या होता है? तो नॉन जस्टिसिएबल होता है। तो डीपीएसपी को आप डायरेक्ट
वायलेशन पे तो आप कहीं जा नहीं सकते। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो अलग से एक्ट बनाए गए, जो अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं, तो उसके बारे में ही आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि डीपीएसपी को फॉर्मुलेट करने के लिए पुराने सरकारों ने या आने वाले जो सरकार होंगे उन्होंने क्या क्या एक्ट बनाया, क्या नहीं बनाया, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमारे डीएसपी में क्लियर लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो ऑब्वियसली चूंकि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है नहीं, तो इन्फोर्स करोगे कैसे, तो उसको करेगा आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट। आपको पता है कि जो गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील वगैरह नहीं कर सकते, तो उनको न्याय मिले, इसीलिए आर्टिकल 39 के अंदर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है, और ये उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल है, और कहीं ना कहीं देखो तो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। लास्ट क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। देखो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहाँ पे होगी, जो ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात आई, देखो इनडायरेक्टली क्या होगी, जुडिशरी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अब जुडिशरी जो ही इन्वॉल्व हुई तो आर्टिकल 50 ऑफ द डीपीएसपी, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, तो कहीं ना कहीं देख रहे हो इनडायरेक्टली जो है ये सारे के सारे यही वो लॉज हैं जो बेसिकली डीपीएसपी को इन्फोर्स करते हैं, और आपसे यही पूछा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सारे के सारे जो लॉ यहाँ पे दिए गए ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी को इन्फोर्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ये सवाल पूछा गया है, और आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं लेकिन फॉरेनर्स को नहीं दिए गए। क्या है, which of the following fundamental rights are available only to citizens of India but not to the foreigners, ठीक है। देखो जो फॉरेनर्स को दी जाती है वो यूनिवर्सल राइट्स कहलाती है, वो सबको दी जाती है, और आपसे यहाँ क्या पूछा गया कि सिर्फ इंडियंस को, भाई हमारा देश है तो हमें तो कुछ तो मिलना चाहिए ना एक्स्ट्रा, तो सिर्फ इंडियंस के बारे में बात की जा रही है, तो बताइए क्या है यहाँ पर। देखो इलिमिनेट करो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, सिर्फ इंडियन को। देखो अगर ई वाला ऑप्शन देखोगे तो क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको पता है ना आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन है, और राइट टू एजुकेशन हर उस बच्चे को दिया गया इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर पैदा हो रहा है, ठीक है। इवन उसके माँ बाप फॉरेनर है, वो इंडिया में पैदा हुआ है, तो 18 साल तक जो वो यहाँ रह भी सकता है, और उसके बाद वो चूज कर सकता है कि वो अपने माँ बाप के देश जाना चाहता है या इंडिया के अंदर सेटल होना चाहता है। ये राइट्स उन्हें दिए गए हैं बाय डिसेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो सिर्फ ई को एलिमिनेट करो तो ये भी गया, ये भी गया। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखो आर्टिकल 15 के अंदर ये जो राइट दिए गए ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिए गए, और ये इंडियंस को राइट्स क्यों दिए गए, क्योंकि इस राइट के अंदर रिजर्वेशन के प्रोविजंस, ठीक है। आपको पता है ना कि इसी के अंदर आर्टिकल 15 के अंदर ही बेसिकली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन मिलता है उसके राइट्स भी दिए गए हैं, तो इसको भी आप हटा दो। एक मिनट, आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले, तो देखो दो ऑप्शन अभी भी आपके सामने है। और अगर आप सी को देखोगे तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, दो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये दो आर्टिकल्स किससे रिलेट करते हैं, तो माइनॉरिटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी, ठीक है। अब आपके मन में ये आ जाए कि रिलीजियस अफेयर को लेके, तो आप समझो हमारा कंट्री जो है ये एक सेक्युलर कंट्री है, कोई अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, घूमने आए या
करे, यहाँ की सिटीजनशिप ले ले, लेकिन हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम क्रिश्चियनिटी छोड़ हमारा हिंदू धर्म ज्वाइन करो, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे हर एक इंसान को धर्म की आजादी है, वो चाहे तो किसी धर्म को फॉलो कर सकता है, ना चाहे तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल देखो, इतना आसान सा सवाल है, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा गया है। इसके ऊपर कितने प्रॉब्लम शुरू हुए। सेकेंड अमेंडमेंट जब आया था तो 42nd अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था कि डीपीएसपी को दी गई थी, इसको सुपीरियर रखा गया था, किसके कंपेयर में, तो फंडामेंटल राइट्स के कंपेयर में। और चूंकि जो ही इसको सुपीरियर किया गया तो बहुत सारी चीजें होने लगी यहाँ पे डिमांड। बताइए जल्दी से राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। पहला है इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। सेकेंड है द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट जुरिडिक्शन फॉर द वायलेशन राइट, ठीक है। थर्ड क्या है कि द राइट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। किससे डिलीट किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आपको आर्टिकल 31 के अंदर दिखता था, इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको डिलीट किया गया था, हिंट में दे देता हूं, जनता दल की सरकार बनी थी, देश में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार बनी थी, यहाँ पे मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। जल्दी से बताइए तो क्या होगा, ये 40 होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये 44th है, जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग हो गया, और जहां जहां सी दिख रहा है देखो उसको भी आप इलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब 44th अमेंडमेंट में हुआ गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके हमने क्या करा था, हमने इसको लीगल राइट बना दिया था। क्या बना दिया था, तो लीगल राइट बना दिया। किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 300A के अंदर इसको हमने क्या किया, लीगल राइट बना दिया कि चाहे इंडियन आउटसाइडर्स हो, एलियंस हो, कोई भी हमारे देश में आके प्रॉपर्टी बना सकता है, अपनी मेहनत बनाओ प्रॉपर्टी, जितना बनाना है, अंबानी अदानी बनते रहो सब। तो जब ये लीगल राइट हो गया, रिट जुरिडिक्शन इशू नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रिट जुरिडिक्शन कहां पे इशू होता है, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बचा, तो जस्ट ए ओनली, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं देखो, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। चलिए अगले सवाल को ध्यान से देखिए। इन इंडियन कंटेक्स्ट द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नो, देयर आर सर्टेन exceptions to it, consider the following case। देखो ये तो बिल्कुल सही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो, ये इवन आपके मोस्टली जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और स्पेशली इसके अंदर जो आर्टिकल 19 आपको दिया गया है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस को देखते हुए फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो चलिए बताइए, आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस केस में इक्वालिटी बिफोर लॉ को यहां पे रोका जाएगा, वो एब्सोल्यूट नहीं है। जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए। देखो पहला क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन। देखो ये कंप्लीटली गलत है। आपको पता है कि जितने भी एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है, ठीक है। ड्यूरिंग सेशन वो जो बोलते हैं उसको पब्लिश कर सकते हैं, और कोई भी जुडिशरी उसके ऊपर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे
इंटरफेयर करेगा, कोर्ट के लिए आंसरेबल होंगे। अब आप देखो जहां जहां ए है सबको खत्म कर दीजिए। अब ज्यों ही उसको आपने खत्म कर दिया, सिर्फ इलिमिनेट करना था, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। अगर आपने एक एलिमिनेट किया, आपका आंसर यहाँ पे आगे रेडी हो गया। ठीक है, आर्टिकल 19 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नोट एब्सोल्यूट राइट। बहुत सारी चीजें हुई, हम लेके रहेंगे आजादी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि आप टुकड़े नहीं कर सकते, उल्टे सीधे आप नारेबाजी नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन की आजादी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। ठीक है, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, खास करके आजकल कॉमेडियंस को ज्यादा घसीटा जा रहा है इसमें। चलिए देखिए इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 19 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल सिटीजन 6 राइट्स। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम के अंदर। देखो कुछ चीजें यहाँ पे भी मेंशन है, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मेंशन कर दिया गया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखो मूवमेंट के बारे में एक ही चीज वहां पे मेंशन की गई है कि अगर वॉर जैसा सिचुएशन नहीं है या इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं है, तो आप इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, बशर्ते जो है वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर अगर वायलेट हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, जस्ट लाइक मणिपुर में भी आउटसाइडर्स का जाना बंद कर रखा है। चलिए बताइए क्या होगा। पहला है द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड। सेकेंड क्या है, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्या हो सकता है इसका आंसर? आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपसे ये पूछा गया है कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बेसिकली ये बोलता है कि इंडिया के अंदर आप कहीं भी विजिट कर सकते हो, बट अगर पब्लिक ऑर्डर वायलेट होता है तो फिर आपको कुछ सरकमस्टांसेस पे रोक लगा दी जाएगी। तो देखिए बताइए क्या होगा। पहला क्या, एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल सही बात। आप देखो कहीं भी ट्राइबल अपराइजिंग वगैरह होते हैं, या मणिपुर का ही क्लैश देख लो, दो कम्युनिटी के बीच वहां पे क्लैश हो रहा है इतने लंबे टाइम से, तो वहां पे गवर्नमेंट ने आउटसाइडर्स का जाना बंद कर रखा है। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और हेल्थ इमरजेंसी की जब आप बात करोगे तो ये तो खैर बिल्कुल सही बात है कि प्रोस्टिट्यूट्स को बैन किया जाएगा। साथ ही अगर आप देखो कोविड के समय आपने देखा तो था, एक हेल्थ क्राइसिस थी, एक हेल्थ इमरजेंसी था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल था, पूरे देश विजिट करना तो बहुत ही अलग बात है। तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे 100% करेक्ट दिए गए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In Indian context, the concept of due process of law was introduced in which of the following cases? ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ होता है, इसको सबसे पहले आप समझ लो। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या दिखता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, और ये टर्म जो है आपको आर्टिकल 14 के अंदर, आपको संविधान के अंदर दिखता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 के अंदर दिख जाता है। ठीक है, बेसिकली जापान से हमने इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया था। कहां से किया था? तो जापान से बोरो किया। अब यहाँ पे क्या बोला जाता था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि हर एक इंसान जो है वो लॉ के सामने इक्वल है। अब इस केसेस में कभी कभी क्या होता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गए, तो इस केसेस में चूंकि इसी को यूज किया जाता था और बेगुनाह को भी सजा मिल जाती थी या जरूरत से ज्यादा सजा दे दी जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सेप्ट हमने किया, जो कि यूएसए का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बोला गया कि एक फेयर रूल होना चाहिए, एक फेयर लॉ होना चाहिए, और वो लॉ ऐसा होना चाहिए कि जो आपके राइट्स को वायलेट ना करे। अब राइट्स को भी आप समझो, एग्जाम्पल की एक फैमिली है, उसमें 5 आदमी है। ठीक है, अब जो इकलौता मर्द है, वो ब्रेड अर्नर जो है, वो इकलौता मर्द यही है जो वहां पे उनके घर का राशन पानी चला रहा है।
अब किसी केस में ये फंस गया, अब इसकी डेथ होगी तो ऑब्वियसली ये चारों भूखे मरेंगे, तो इसको सेंटेंस ना देके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा, या इसको कम कर दिया जाएगा, या जेल के अंदर काम वाम दे दिया जाएगा ताकि अपने फैमिली का भरण पोषण। तो बताइए किस केस, केशवानंद भारती केस तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि के बारे में बात की गई थी, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की बात की गई थी, प्रीएम्बल की बात की गई थी, इसको पहले ही एलिमिनेट कर दो आप। 44th अमेंडमेंट एक्ट, अब देखो यहाँ कंफ्यूजन होगा क्योंकि हुआ था वो 1978 में हुआ था, ठीक है, और 44th अमेंडमेंट एक्ट भी 1978 के अंदर ही हमने देखा था। क्या होगा? तो होगा मिनर्वा मिल केस, ठीक है। मेनका गांधी वाला जो केस था बेसिकली आर्टिकल 19 का वायलेशन, साथ साथ आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हुआ था। ये विदेश दौरे पे जा रही थी, इनके पासपोर्ट को सीज कर लिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 2 क्वेश्चन और करने, सिर्फ 20 क्वेश्चन में लेके आया था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इस सेशन में, तो ज्यादा टाइम लग जाता है उसको एक्सप्लेन करने में, पढ़ने में भी। देखो इस सवाल है, ध्यान से देखिएगा। Assertion says the DPSPs are not justiciable in nature. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बोला गया है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसके बारे में बता दूं, पार्ट 4 के अंदर ये आपको दिखेगा। आर्टिकल 37 से स्टार्ट होगा और आर्टिकल 51 तक ये आपको दिखता है, ठीक है। 36 से सॉरी स्टार्ट होगा और 51 तक दिखता है। अब रीजन क्यों दिया गया है कि व्हाई डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, इसको देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? एनी लॉ दैट गिव्स इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल 39B and 39C and in the process the law violates article 14 or article 19, then the law is not considered unconstitutional. एक चीज समझो, क्या लिखा गया है कि कोई भी लॉ जो डीपीएसपी के अंदर बन रहा है वो आर्टिकल 39B और C के अंदर प्रोटेक्टेड है, भले वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करे, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे, लेकिन उसको हम नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 13 तो यही कहता है कि कोई भी रूल अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? नल एंड वॉइड करना पड़ेगा। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो रीजन तो अगर असर्शन की बात करें तो ये 100% करेक्ट। अब देखो रीजन भी 100% करेक्ट। अब चूंकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, कोई उसका वजूद है ही नहीं, बेसिकली एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट का सिटीजन के लिए और सिटीजन का स्टेट के लिए, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस आर्टिकल के अंदर कुछ भी लिख दो, डीपीएसपी के अंदर कुछ भी लिख दो, वो जस्टिसिएबल नहीं होगा। अब आपने यहाँ पे लिख दिया 39B और C के अंदर, वो हमारे भले फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, चूंकि वो जस्टिसिएबल है ही नहीं तो फिर इससे कोई लेना देना ही नहीं बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन कुछ अलग होना चाहिए था डीपीएसपी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। According to Indian Constitution, which one of the following is not a fundamental duties? देखो बहुत कुछ पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे लोग, कोई इंदिरा गांधी को गाली दोगे, कोई जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं। अब मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि 1971 से लेकर 73 के बीच में आपने देखा एक वॉर छिड़ा इंडिया बांग्लादेश के बीच में। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही वॉर था, जिसमें हमने ईस्ट पाकिस्तान जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, इसको हमने क्या करा? लिबरेट कर दिया अपनी आर्मी की मदद से, ठीक है।
क्योंकि इसके बाद 1973 तक आते आते माहौल इतना टेंस हो गया था, ऑब्वियसली युद्ध अफोर्ड करने के सिचुएशन में हम थे नहीं और हमने किया, तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगी पब्लिक। और जब प्रॉब्लम पब्लिक फेस करेगी तो इंदिरा गांधी को लगा इनको सप्रेस कर दो, इमरजेंसी लगा दो, और वो उनकी बहुत बड़ी गलती भी मानी जाती है। तो जब फाइनली 1975 में आप देखते हो कि इमरजेंसी खत्म होती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि ऑब्वियसली कुछ तो आपको देना पड़ेगा सेंटिमेंट पब्लिक को, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लाया। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज को क्वाइन करने वाले कौन थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बैठी और इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए हमारे संविधान के अंदर। आर्टिकल 51 ए ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि पार्ट 4A के अंदर रखा गया था उसको। ठीक है, प्रेजेंट में देखोगे तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलता है। जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 2008 में आप देखोगे, सॉरी 2003 में आप देखोगे तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, देखो बिल्कुल है फंडामेंटल, ये हमारी ड्यूटी है कि हमारा कोई भी जो धरोहर है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हम डिस्ट्रॉय ना करें। साइंटिफिक टेम्पर के लिए देखो डीपीएसपी के अंदर भी मिल जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी मिल जाता है। एजुकेशन की बात मैंने अभी करी कि हर एक गार्जियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना है। ठीक है, अप टू 14 ईयर्स आपको उनको स्कूल भेजना है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे उनको एजुकेशन लेने का सबको हक है। लेकिन यहाँ जो है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है। इलेक्शंस की बात करोगे, वोटिंग की बात करोगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, भी बहुत सारी बातें चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपने देखा कि उत्तराखंड सरकार पहली ऐसी सरकार बनी है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई अपने स्टेट के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करने की भी बात चल रही है वहां पे। तो देखिए सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 5 स्टेटमेंट दिए गए और आपसे ये पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी के अंदर जो एक बेसिकली समझो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, नॉन जस्टिसिएबल है, पार्ट 4 के अंदर आता है। तो डीपीएसपी के अंदर कौन कौन सी चीज आपको देखने को मिलती है, तो एक एक करके देखिए और ध्यान से समझिए कि क्या क्या हमें वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको। पहला क्या है, देखो टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी। देखो बेसिकली जब आप डीपीएसपी को पढ़ते हो तो वहां पे बोला जाता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, अब बैकवर्ड क्लासेस के अंदर एससी भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस भी आते हैं, जो 10% आपने देखा है जनरल को रिजर्वेशन दिया गया। तो बिल्कुल ये आपको यहाँ पे डीपीएसपी के अंदर दिखेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। देखो आर्टिकल 39 के अंदर फ्री लीगल एड की बात की गई थी, इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस में देखा था, जहां भी ये बोला गया कि गरीब से गरीब इंसान जो है उसको न्याय मिलना चाहिए इस देश के अंदर। और यही वजह है कि अगर आपके पास लीगल सपोर्ट नहीं है तो इंडियन जुडिशरी आपको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो दो भी अगर हमें पता है ना कि ए और बी दोनों सही है, देखो यहाँ से बी गायब है, यहाँ से ए गायब है, यहाँ ए तो है लेकिन डी और ई है, तो राइट आंसर हमारा ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये मत देखो कि क्वेश्चंस बड़े हैं कैसे हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कट ऑफ्स उसके देख लो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद भी जो है
कट ऑफ 70% के आसपास रहता है फाइनल स्कोर का। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 100 में से 70 स्कोर करना है, वो भी निगेटिव कट ऑफ के बाद। तो आपको अपना एक्यूरेसी एटलीस्ट 80% लेके चलना पड़ेगा, और एक्यूरेसी अगर आपको 80% चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो पुराना वाला टाइम दो रहा नहीं कि आपको पड़ोस के सरकारी जॉब दे दी जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का, मेहनत करते रहें। और स्टेटमेंट बेस्ड अगर आपको क्वेश्चंस दिखे तो प्लीज उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो हम तो है ही नहीं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगले सेशन में। आई होप बहुत दिन के बाद हम मिले। तो आप तो खैर स्टूडेंट की संख्या बहुत कम दिखी, ना के बराबर थी। तो आई होप ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो, ताकि हमारा भी एक मोरल सपोर्ट हमें भी मिलता रहे और आपको भी बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।